हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट है, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, PYQ हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किस फल के सेवन से बचना चाहिए। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान जो है किस फल के सेवन से बचना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पपीता। किस फल के सेवन से बचना चाहिए, हमारा आंसर क्या है, पपीता। डॉक्टर भी क्या करते हैं, हमें पपीता ना, प्रेगनेंसी में पपीता ना खाने की सलाह देते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा पपीता होता है, कच्चा पपीता क्या होते हैं, उसको मना करते हैं। हालांकि चाहे कच्चा हो या पका पका पपीता, दोनों हो, दोनों जो है नुकसान करता है। लेकिन कच्चे जो है पपीते को हमको जो है बहुत अवॉइड करना है, एकदम से अवॉइड करना चाहिए। उसको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। तो कौन सा फल अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, पपीता। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन एवं दूध स्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है। तो प्रजनन एवं दूध स्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो आंसर है वो आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ वयस्क शरीर में जो है कितना कितना ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए, तो 25 से 30 ग्राम। एक स्वस्थ वयस्क जो है व्यक्ति के शरीर में कितना मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, तो 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रजनन एवं दुग्ध स्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हमारा आंसर जो था वो क्या है, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आज से संबंधित है। तो वृद्धावस्था में होने वाली जो सामान्य परेशानी है वो क्या कहलाती है, तो वो कब्ज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कब्ज कहलाती है। अगर हम कब्ज की बात करें तो कब्ज कितने प्रकार का होता है, तो कब्ज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एटॉनिक कब्ज, दूसरा अवरोधात्मक कब्ज, तीसरा कौन सा है, स्पैस्टिक कब्ज। कब्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो कब्ज 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पहला एटॉनिक कब्ज, एटॉनिक कब्ज, दूसरा अवरोधात्मक, दूसरा कौन सा है, अवरोधात्मक है, तीसरा कौन सा है, स्पैस्टिक कब्ज। स्पैस्टिक कब्ज। तो कब्ज कितने प्रकार के हैं, तो कब्ज मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, एटॉनिक कब्ज, अवरोधात्मक कब्ज तथा तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा स्पैस्टिक कब्ज है। एक क्वेश्चन PGT 2021 में पूछा गया था एटॉनिक से कि जो है ये एटॉनिक कब्ज जो है ये PGT 2021 में पूछा था कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से जो कब्ज उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या था, एटॉनिक कब्ज। यह क्वेश्चन आपका PGT 2021 में पूछा गया था कि पाचन तंत्र की जो है, पाचन तंत्र की कमजोरी से होने वाली जो कब्ज होती है तो वो क्या कहलाती है, तो हमारा आंसर था एटॉनिक कब्ज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला कार्टे मेन्यू है। तो आला कार्टे मेन्यू को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम चयनित मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। इसे हम चयनित मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। आला कार्टा जो मेन्यू है, यह मेन्यू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत क्या होती है इसमें अलग अलग लिखी होती है, वो मेन्यू क्या कहलाती है, तो वो मेन्यू जो है आला कार्टे मेन्यू कहलाती है। इसमें जो है, इसमें खाद्य पदार्थों की कीमत क्या होती है, उसमें अलग अलग लिखी रहती है। तो इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों की कीमत जो है अलग लिखी रहती है और व्यक्ति अपने भूख की इच्छा के अनुसार और अपने बजट के अनुसार यानी पैसों के अकॉर्डिंग क्या करता है, भोजन को जो है ऑर्डर करता है। उसमें कीमत अलग अलग लिखी रहती है कि सब्जी इतने की है, रोटी इतना है, दाल की जितने का है, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा रहता है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी इच्छा के, भूख की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, तो ग्राहक जो है भोजन को ऑर्डर करते हैं। तो वो मेन्यू क्या कहलाती है, अला कार्टे मेन्यू, यानी उसको हम चयनित मेन्यू भी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है। तो पॉलीयूरिया जो है ये किस बीमारी में दिखाई पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मधुमेह में। ये किस में दिखाई देता है, ये डायबिटीज में दिखाई देता है।
डायबिटीज में और कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो जो हमारा पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मधुमेह के सिम्टम्स हैं। इसमें दिखाई देता है मधुमेह में। ये किसके सिम्टम्स हैं? मधुमेह में। अब अगर हम बात करें पॉलीयूरिया क्या होता है? इसमें बार बार जो है पेशाब का लगना होता है, यानी कि पॉलीयूरिया। बार बार भूख यानी कि अधिक भूख का लगना क्या होता है? पॉलीफेजिया। और अगर पॉलीडिप्सिया की बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें बार बार प्यास लगती है। तो ये जो तीनों सिम्टम्स है ये किसके हैं? तो ये डायबिटीज यानी कि मधुमेह के हैं। और अगर मधुमेह की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर जो था 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। ये डायबिटीज जो है इसमें क्या होता है? इस अवस्था में जो है मधुमेह को हम और किन नाम से जानते हैं? तो मधुमेह को जो है हम चीनिया पेशाब भी कहते हैं। मधुमेह को हम क्या कहते हैं? मधुमेह को हम चीनिया पेशाब भी कहते हैं, यानी कि डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। यह शरीर में इंसुलिन हार्मोन के क्या होते हैं? अल्प स्रावन के कारण होता है। यह बीमारी जो है क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है। और ये जो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और इस कारण ये रोग होता है। और ये जो कार्बोज है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यह चयापचय संबंधी भी रोग है। यह इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण भी होता है। ये क्या है? यह एक चयापचय संबंधी रोग भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मधुमेह किस प्रकार का रोग है? तो ये चयापचय संबंधी रोग है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो कहलाता है। तो जब वजन जो है सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या है? मॉडरेट ओबेसिटी। मॉडरेट ओबेसिटी। हमारा आंसर क्या है? मॉडरेट ओबेसिटी। और यहाँ जो है अगर देखें हम तो अगर वजन जो है जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार जो है सामान्य से 20% अधिक होता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? तो वह व्यक्ति मोटा यानी कि ओबेस कहा जाता है। और अगर वही 30% अधिक हो जाता है उसका वजन तो क्या कहलाता है? मॉडरेट ओबेसिटी कहलाता है। यानी कि अति भार, यानी भार का क्या होता है? वो बहुत अधिक का मतलब बहुत अधिक होना। और 20% अधिक होता है तो वो मोटापा कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम बनाया जाता है किससे? तो जैम किससे बनाया जाता है? तो जैम जो है ये फलों के गूदों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फलों के गूदों से। किससे बनता है जैम? फलों के गूदों से बनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपाती का भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? तो यह एक उत्कृष्ट उदाहरण किसका है? डेक्स्ट्रिनाइजेशन का। किसका है? डेक्स्ट्रिनाइजेशन। अगर हम जब रोटी को सेकते हैं तो रोटी में जो ब्राउनिश होती है, जो भूरापन आता है, वो किसके कारण आता है? तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन के कारण आता है। चावल को अगर हम तवे पे भूनते हैं उसमें भी जो कलर भूरापन उसमें जो आता है वो भी किसके कारण आता है? तो भी इसी के कारण होता है। किसके कारण? डेक्स्ट्रिनाइजेशन के कारण होता है। यानी कि जो है हमारा रोटी एवं भूरे चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? रोटी एवं भूरे चावल के परिवर्तन का, जो रंग के परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है किसकी? तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किसकी रोकथाम करता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? मिलावट की, यानी कि एडल्ट्रेशन की। इसकी मिलावट की, ये मिलावट की रोकथाम करता है। इसमें जो है मिलावट में रोकथाम के लिए कौन सा जो है अधिनियम लागू किया गया था? तो मिलावट में जो रोकथाम के लिए 1 जून 1955 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात होता है। तो इसमें चावल और दाल का अनुपात कितना होता है? तो चावल का अनुपात जो है 3 और दाल का अनुपात कितना है? 1, यानी कि 3:1 होता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तो वह वस्त्र बनता है, तो वह वस्त्र कौन सा है? तो वो वस्त्र कौन सा है? तो रेशम यानी कि सिल्क है। रेशम यानी कि सिल्क। सिल्क में जो रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? रेशम में जो फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। रेशम एक प्रोटीन जन्य रेशा है। रेशम कैसा रेशा है? रेशम प्रोटीन जन्य रेशा है। और अगर हम रेशम को जलाते हैं तो ये कैसी गंध देती है? ये पीली लौ के साथ जलती है। और गंध इसकी कैसी रहती है? तो ये जो है बाल के जलने के जैसे और पंख के जलने के जैसी इसकी गंध होती है। ये उनके समान ही जलता है और उसी के जैसे ये गंध भी, इसकी गंध भी कैसी रहती है? बाल के जलने और पंख के जलने के जैसी है। और इसकी राख कैसी होती है? इसकी राख जो है गोलाकार, कुरकुरी तथा जो है काली राख के साथ ये जलता है। और उसको अगर हम दबाएं तो वो कैसी होती है? वो चपटी हो जाती है। अगर हम राख को दबाएं तो कैसी होती है? वो चपटी हो जाती है। तो हमारा जो है आंसर क्या है? वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनता है तो वह वस्त्र क्या कहलाता है? तो वह वस्त्र रेशम कहलाता है। रेशम भी जो है क्या है, वो उनके समान धीरे धीरे जलता है। और अगर रेशम को जो है हम आग के पास ले जा रहे हैं तो वो तब तक जलेगा, लेकिन अगर हम आग के पास से उसको हटा ले तो क्या होता है? ये जलना बंद हो जाता है। तो ये किस लौ के साथ जलता है? ये पीले लौ के साथ जलता है। इसकी गंध कैसी है? पंख के तथा बाल के जलने की जैसी इसकी गंध है। इसकी राख कैसी है? काली, गोलाकार, दानेदार, कुरकुरी होती है। और इसे दबा देने पर क्या होती है? इस राख को दबाने पर वो आसानी से पिघल जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन डॉट 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 द्वारा बनती है। तो ये जो जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन किस पर बनती है? जैकार्ड करघे पर बनती है। किस पर? जैकार्ड करघे पर। ये डिजाइन किस पे बनाई जाती है? जैकार्ड करघे पर। अगर हम बात करें जैकार्ड करघे का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार जो है 1801 में हुआ था। कब हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। और किया किसने था? तो इसका आविष्कार जो है जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। और इन्हीं के नाम पर जो है इस करघे का नाम क्या पड़ा? जैकार्ड पड़ा। जैकार्ड करघा पड़ा। जैकार्ड बुनाई जो है ये सभी बुनाइयों से क्या होती है? जटिल तथा भिन्न बुनाई है। जैकार्ड बुनाई कैसी बुनाई है? ये सभी बुनाइयों से भिन्न और जटिल बुनाई है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों से क्या करता है? बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है। तो भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? गंधक। हमारा आंसर क्या आएगा? गंधक। ये जो है गंधक क्या करता है? ये गंधक जो है बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है। यानी कि भूमिगत जल में गंधक नामक लवण पाया जाता है जो क्या करता है? बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं? तो किस रंग को कश्मीर में हम जर्द के नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? पीले रंग को। किस रंग को कश्मीर में जर्द के नाम से जाना जाता है? तो पीले रंग को कहते हैं। अब अगर हम यहाँ नीले रंग की बात करें तो नीले रंग को कश्मीर में क्या कहा जाता है? और काले रंग को किस नाम से जानते हैं? तो नीले रंग को तिजोरी के नाम से जाना जाता है। नीले रंग को कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तिजोरी नाम से जाना जाता है। और अगर वहीं काले रंग की बात करें तो काले रंग को किस नाम से जाना जाता है? तो मुश्की नाम से जाना जाता है। नीले रंग को किस नाम से जानते हैं? तिजोरी के नाम से। तिजोरी। और अगर वहीं काले रंग की बात करें तो काले रंग को किस नाम से जानते हैं? मुश्की नाम से। काला रंग को किस नाम से जानते हैं? तो मुश्की। काले रंग को मुश्की नाम से जानते हैं। तो किस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं? तो जर्द कश्मीर में जर्द किस रंग को कहते हैं? तो पीले रंग को कहते हैं। और नीले को क्या कहते हैं? नीले रंग को तिजोरी कहते हैं। काले रंग को हम किस नाम से जानते हैं कश्मीर में? तो काले रंग को हम मुश्की के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे, हमने इसको देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।